सड़क किनारे एक बुढ़िया कलावती काफी देर से लोगों के सामने हाथ फैला फैलाकर भीख मांग रही थी। आते जाते कुछ दयालु लोग उसके हाथ पर 1-2 रुपए रख जाते हैं और वो अपने हाथ पर रखे हुए पैसों को देखकर रोते हुए बोल रही थी, कोई तो मुझ पर दया दिखाओ। इतना मारा है मेरे पोते को कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कोई थोड़े ज्यादा पैसे दे जाओ। देखते ही देखते दोपहर हो गई और कलावती ने अपने थैले में से निकालकर रोटी हाथ पर रखी और एक छोटी सी गुड़ की डली उस पर रख ली कि तभी वहां पर एक बैल आ जाता है और कलावती की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगता है। लगता है तुझे भूख लगी है, इधर आ। कलावती अपने हाथ पर गुड़ की डली रखती है और वो बैल उसे चाटने लगता है। सुना है हथेली पर रखकर गुड़ चटाने से गाय और बैल हमारी किस्मत को अच्छा कर देते हैं। तुम मेरी किस्मत को अच्छा कर दो। भगवान ने पहले मेरे बेटे और बहू को मुझसे छीन लिया, ले देकर मेरे पास मेरा पोता था। आज वो बिस्तर पर पड़ा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कलावती के दिल में इतना दुख भरा हुआ था कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था उस समय कि उसके सामने खड़ा हुआ वो बेजुबान जानवर उसे तसल्ली भी नहीं दे सकता। लेकिन रो रो कर उससे फरियाद करने वाली कलावती नहीं जानती थी कि कभी कभी बेजुबान जानवर इंसानों से अच्छी तरह बातें समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। गुड़ खाने के बाद वो बैल वहीं कलावती के साइड में बैठ जाता है। दोपहर से शाम होने को आती है। कलावती सारे पैसे गिनती है। कुल मिलाकर 80 रुपए थे। आज भी मैं उसके लिए दवाई लेकर नहीं जा पाऊंगी। ठाकुर का इतना दबदबा है कि सरकारी हॉस्पिटल वाले भी उसे एडमिट नहीं कर रहे। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी पुकार सुन ले, मेरी मदद कर। कलावती वहां जमीन पर बिछा हुआ कपड़ा उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और रोते रोते घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो अपने पोते को देखती है। चारपाई पर पड़ा वो अभी भी कराह रहा था। किशन बेटा, बड़ी ही निष्ठुर दुनिया है। कोई किसी का दर्द नहीं समझता। मुझे माफ करना। मैं तेरी बूढ़ी दादी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। ये एक दर्द की गोली है, इसे खा ले और अभी मैं तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। कलावती अपने पोते को खाने के लिए रोटी देती है और उसके बाद वो दर्द की दवाई ताकि उसका दर्द कम हो जाए और फिर उसके बाद वो उसके शरीर को साफ कर दोबारा से हल्दी का लेप लगाती है। उसका पोता अखाड़े में लड़ा करता था। ये उसका शौक था और पेशे से वो किसान था। एक दिन गांव के ठाकुर ने किसी से बदला लेने के लिए जब किशन से कहा कि तुम उसे जाकर बहुत मारो पीटो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तो किशन ने गलत काम करने से मना कर दिया। ठाकुर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने आदमियों को भिजवाकर किशन की पिटाई करवा दी, जिससे उसे काफी चोटें आईं। अगली सुबह कलावती जब उठती है तो अभी भी किशन को बहुत दर्द था। कलावती बाहर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बैल बाहर खड़ा है। उसे देखकर कलावती पहचान जाती है कि ये तो वही बैल है जो कल वहां उसके हाथ से गुड़ खा रहा था। वो अंदर से रात की रखी हुई एक रोटी और गुड़ ले आती है और उस बैल को खिलाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। जा, अब जा यहां से। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। देख रहा है, अंदर वो मेरा पोता है। ठाकुर ने उसे पिटवा दिया क्योंकि उसने गलत काम करने से मना किया था। उसी के लिए भीख मांगने जा रही हूँ। तू इस तरह दरवाजा रोक कर खड़ा रहेगा तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी? बैल बुढ़िया की तरफ देखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था कि तभी वो अचानक अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। बुढ़िया उसे बोलती है, अरे चला जा चला जा। फिर वो डर कर साइड हो जाती है और बैल अंदर आकर उसके पोते की चारपाई के पास बैठ जाता है। कोई बात नहीं दादी, चुपचाप आकर बैठ गया है, वैसे ही चला भी जाएगा। किशन ये बोलकर किसी तरह अपना हाथ उठाकर उसके शरीर पर फेरने लगता है।
अचानक से ही उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर हाथ फेरने से उसके शरीर में झुरझुरी हो रही है। दादी, ओ दादी, देख तो जरा, जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूं, मेरे शरीर में झुरझुरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चोटें अंदर ही अंदर ठीक हो रही हैं। सच कह रहा है तू? हाँ, खुद को उठाने की कोशिश कर। हाँ दादी, देख, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो खुशी से बैल को गले लगा लेता है। ये तो कोई जादुई बैल लगता है दादी। कैसे इसने चुटकी बजाते ही मुझे ठीक कर दिया। पता नहीं कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने तुझे मेरी मदद के लिए भेज दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। दादी, दर्द में तो भूख ही नहीं लग रही थी। बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से रोटी बना दे। इसके लिए भी बना देना। ये तो किसी फरिश्ते की तरह आया है। कलावती रसोई में जाती है। 4 रोटियों का आटा रखा था। वो सारे डब्बे टटोल कर देखती है, लेकिन किसी में भी एक मुट्ठी भर दाल नहीं पड़ी थी कि वो रोटियों के साथ बना लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस समय अपने पोते को क्या बनाकर खिलाए। तभी पलटकर वो अपने पोते की तरफ देखती है, जो अभी भी बैल के ऊपर हाथ फेर रहा था। वो अपनी आंखों से वापस जैसे ही रसोई में देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां ताजी सब्जियां, फल, दूध, दाल, चावल, आटा, मसाले सब रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि ये बैल जादुई है और सब कुछ इसी की ही कृपा से हो रहा है। वो फटाफट खाना बनाती है। बैल को भी 4 रोटी गरम गरम खाने के लिए देती है और फिर वो उसे बाहर आंगन में बांध देती है। दादी, बैल के आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। देखो तो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा शरीर भी पहले जैसा ही हो गया है। मेरा बच्चा, तू 100 साल जिए, तुझे कोई भी बला छू भी ना सके। और वो बैल, वो तो सूरज की किरण बनकर आया है। आज से इसका नाम सूरज है। अगले दिन किशन सूरज को लेकर घूमने के लिए निकलता है। उसे ठीक ठाक देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही ठाकुर को ये बात पता चलती है कि इतनी पिटाई के बाद भी सूरज एकदम सही सलामत है, उसे बहुत हैरानी होती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी हालत तो उठने लायक भी नहीं थी। फिर वो बिस्तर से कैसे उठ गया? आप कहो तो ठाकुर जी, इस बारी हम उसे जान से ही मार डालते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। कोई उपाय देखना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग जाकर उसका घर तोड़ दो, उसके खेतों में खड़ी हुई फसल को उजाड़ दो। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। ठाकुर के आदमी रात के समय किशन के खेत में जाते हैं और उसकी खड़ी फसल को आग लगा देते हैं। और फिर वो रात को उसके घर को तोड़ने के लिए आते हैं कि तभी आंगन में बंधा हुआ सूरज उन लोगों को देख लेता है। वो अपने जादू से अपनी रस्सी खोलता है और उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगता है। बाहर शोर सुनकर किशन और कलावती भी बाहर आते हैं और ठाकुर के लोगों को पहचान जाते हैं। ये ठाकुर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अरे दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठाकुर के लोगों ने आग लगाई है। ठाकुर के तो बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। ये किसी को भी जीने नहीं देते। अचानक से ही सारे गांव के लोग ठाकुर पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। सब लोग चाहते थे कि ठाकुर के जुल्मों से किसी तरह उन्हें मुक्ति मिल जाए। तभी किशन सूरज के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने अपनी आंखों से देख और सुन लिया है। मेरी जली हुई फसल वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ठाकुर को सबक मिलना चाहिए ताकि वो गांव वालों के ऊपर जुल्म ना करे। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? किशन की बात सुनकर सूरज गर्दन हिलाने लगता है और तभी अचानक से ठाकुर के सारे खेतों में आग लग जाती है और उसका घर भी अपने आप ही हिल हिल कर टूटने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपके कर्मों का फल निकल रहा है। तभी ठकुराइन देखती है कि उसका बेटा जो अभी उसके पास खड़ा था वो वहां नहीं है। अरे, अभी तो मेरे पास खड़ा था, कहाँ चला गया मेरा बेटा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाओ उस किशन से माफी मांग लो। जरूर उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो देखो वो एकदम से ठीक हो गया। ठाकुर अपने बेटे के ना मिलने से परेशान हो जाता है और भागता भागता वो किशन के घर पहुंचता है, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो एकदम से किशन के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरे खेतों में आग लगाई। मैंने ही आदमी भेजकर तेरा घर तुड़वाना चाहा। मैंने ही उस दिन लोगों को भेजकर तेरी पिटाई करवाई।
आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे खेत जल गए हैं, मेरा घर टूट गया है और मेरा बेटा नहीं मिल रहा। किशन हैरानी से सूरज की तरफ देखता है और उसे लगता है कि सूरज मुस्कुरा रहा है। वो समझ जाता है कि अचानक से ठाकुर के साथ इतना कुछ बुरा सूरज ने किया है। किशन बेटा, मैं जानती हूँ हमारा सूरज जादुई है और ये सब कुछ उसने अपने जादू से किया है। पर बेटा, अगर हम भी ठाकुर की तरह बुरा करने लग जाएंगे तो ठाकुर और हम में क्या फर्क रह जाएगा? फिर कलावती सूरज के माथे और शरीर पर हाथ फेर कर उसके कान में कुछ कहती है कि तभी ठकुराइन अपने बेटे का हाथ पकड़कर भागते भागते वहां आती है और ठाकुर से कहती है कि हमारा बेटा मिल गया, हमारा घर जैसा था वैसा ही हो गया। और उधर किशन के खेत भी सही हो जाते हैं। गांव वाले और आसपास के गांव वाले सब समझते हैं कि किशन के पास जादुई शक्तियां हैं, इसलिए सब कुछ सही हो जाता है। और उसके बाद किशन सूरज के साथ मिलकर लोगों की मदद करता और कलावती उस दिन को याद करती जिस दिन वो बैल उसे मिला था।